हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 1 प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसेप्ट, कुछ डायरेक्ट प्रॉब्लम, कुछ इनडायरेक्ट प्रॉब्लम कूलम्ब्स लॉ के आधार पर। सबसे पहले टाइप 1 और कूलम्ब्स लॉ में कई तरह का प्रॉब्लम बनता है और बढ़िया स्तर का भी प्रॉब्लम बनता है, इसलिए कि कूलम्ब्स लॉ फोर्स की बात करता है और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा, और नहीं तो क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर किसी एक चार्ज पर या किसी पर्टिकुलर चार्ज पर बाकी के चार्ज के कारण, अब चाहे 2 चार्ज के कारण हो या 3 चार्ज के कारण हो, क्या करते हैं हम लोग? रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो आइए पहले डायरेक्शन की बात को हम लोग जाने, ठीक है? तो यहाँ मान लीजिए यह कोई भी स्क्वायर है। क्या है? यह आपका कोई भी स्क्वायर है और साइड क्या है? ए है। साइड क्या है? ए है। और क्वेश्चन हमारा ये है कि इस चार्ज पर मान लीजिए जो चार्ज आपका पॉइंट डी पर दिया गया है और सभी आइडेंटिकल है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है और यह भी प्लस क्यू है। सभी चार्ज क्या है? प्लस क्यू है और आइडेंटिकल है। और यहां पर जो चार्ज है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज क्यू कैप्ट एट पॉइंट डी, कहां निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज Q कैप्ट एट पॉइंट D। तो आइए जरा पहले डायरेक्शन की बात करें। ये बताइए कि इस चार्ज के कारण यहां पर जो फोर्स लगेगा वो किधर होगा? किधर लगेगा? इसके कारण यहां पर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा? इधर लगेगा। पक्का? इधर लगेगा। तो यहाँ पर चूंकि रिपल्सन होगा तो इधर लगेगा। मान लेते हैं यहाँ पर ये F1, जिस पर फोर्स पूछा जाए तो सोचना यह है, समझना यह है कि ये चार्ज किधर जाएगा, ये चार्ज किधर जाएगा, इस तरीके से सोचना है, ठीक है? तो इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा? इधर लगेगा। अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? पक्का? आई बात समझ में? अब अट्रैक्शन रिपल्सन तो समझते हो ना? हाँ, इतना तो जवान आदमी हो, अट्रैक्शन रिपल्सन तो समझ में आना ही चाहिए। ये भी हमको समझाना पड़ेगा। क्या सुनो, पता है ना? अच्छा ठीक है, पता है, बिल्कुल से तभी पता चल जाएगा। तो चलिए ठीक है। तो अब ये बताइए कि इसके कारण जो यहाँ पर फोर्स लगेगा किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। पक्का? ऊपर लगेगा। तो चलिए इधर मान लिया इसको हम लोग F2, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो रिपल्सन ही होगा। कोई दिक्कत इसमें? और इसके कारण जो यहाँ पर फोर्स लगेगा ये किधर लगेगा? हाँ बोलिए, हाथ का इशारा दीजिए। इसके कारण यहाँ पर फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। और इसको मान लेते हैं हम लोग F3, यहाँ में रिपल्सन ही लगेगा, ठीक है? अच्छा ये बताओ, अगर ये चार्ज निगेटिव होता तो ये चार्ज निगेटिव होता तो ये फोर्स नीचे आ जाता। आई बात समझ में? अगर ये चार्ज निगेटिव होता तो ये फोर्स क्या होता? नीचे आ जाता। बात क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर लेकिन तीनों फोर्स आपका इधर ही है, और ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। तो अब करना क्या है? तीनों का रिजल्टेंट चाहिए। क्या करना है? तीनों का रिजल्टेंट चाहिए। तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग F1 का मान निकालेंगे, फिर F2 का मान निकालेंगे और उसके बाद फिर F3 का मान निकालेंगे, ठीक है? और फाइनली क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। फाइनली क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, ऐसे तो रिजल्टेंट फोर्स की बात अगर हम लोग करते हैं, फॉर रिजल्टेंट फोर्स, तो Fr इक्वल टू क्या होता है? F1 प्लस F2 प्लस F3। ये तो हमने वेक्टर सम के हिसाब से लिख दिया, लेकिन अब इसका रिजल्टेंट जो तरीका होता है उसके हिसाब से निकालना है। तो पहले तो ये बताइए कि F1 का वैल्यू कितना होगा?
F1 का वैल्यू कितना होगा? बोलो तो साहब। चलो इसको क्या कर लेते हैं, K Q इंटू Q मतलब Q स्क्वायर और नीचे डिस्टेंस स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ है? इसके कारण इस पर फोर्स F1 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये लेते हैं, तो Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर। कोई तकलीफ इसमें? चलिए ठीक बात है। तब उसी तरह से जरा F2 बताइए, तो F2 ये है और ये इस चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स है। बोलो साहब क्या होगा? K Q स्क्वायर, ये भी तो इतना ही ना हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन इतना ही हो जाएगा ना। कोई आपत्ति इसमें? कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब यहाँ जो है फिर हम किसके कारण निकालेंगे? इस चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स को निकालेंगे, इस चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स को निकालेंगे। तो साहब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A√2 है ना। तो अब इसके हिसाब से बताइए F3 कितना होगा? F3 कितना होगा बोलो तो? K Q स्क्वायर नीचे A√2 का होल स्क्वायर, K Q स्क्वायर नीचे Q स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ है? तो F1 निकल गया, F2 निकल गया, F3 निकल गया, F1 निकल गया, F2 निकल गया, F3 निकल गया। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? तीनों का रिजल्टेंट चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। अच्छा ये बताओ, इसमें जरा गौर से देखिए, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कितना है? F1 और F2 का मॉड देखिए, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड देखिए। F1 देखिए K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, F2 देखिए K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो F1 बराबर F2 है। इसको कोई एक भी ले सकते हैं? इसको F1 अगर मान ले तो इसमें कोई आपत्ति है? किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब अगर ये हम कहें कि ये भी अगर 10 न्यूटन हो, F1 भी और F2 भी 10 न्यूटन हो, F1 भी 10 न्यूटन हो, F2 भी 10 न्यूटन हो, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 10√2। अगर 10 हो तो 10√2, अगर ये 50 हो, ये 50 हो तो 50√2। पक्का? ये 50 ये 50 तो 50√2। तो यहाँ F1 है ये और इसका भी मैग्नीट्यूड तो F1 ही है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? F1√2। तो यहाँ पर F1√2 को लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए F3 और F1√2 दोनों एक ही डायरेक्शन में चला गया, और इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा साहब? रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। आई बात समझ में? तो बस अब यही काम करना है। F3 ये आपके पास है और F1 आपके पास है, और इसमें √2 लगा करके इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ जो मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, तो रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है। इधर F1 है और इधर F2 है, ठीक है। F1 इधर है, F2 इधर है, ठीक है। तो अगर इधर 50 न्यूटन हो, इधर भी 50, तो रिजल्टेंट कितना? 50√2। ये भी 10, ये भी 10, तो रिजल्टेंट कितना? 10√2। इसको याद रखिएगा डायरेक्ट। जैसे इधर भी 10 न्यूटन हो और इधर भी 10 न्यूटन हो, तो रिजल्टेंट कितना? 10√2 है ना। तो ये भी F1 है और ये भी F2 है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो रिजल्टेंट कितना? F1√2। तब F3 के साथ इसको अटैच कर देना है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स F3, देखो वास्तव में तो था F1 + F2 + F3, लेकिन F1 और F2 का जो रूट है जरा ध्यान दीजिए, ये था आपका रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम लोग ये लिए थे, बात ठीक है। लेकिन F1 और F2 का रिजल्टेंट हम लोग को मिल चुका है, कितना? F1√2, और F3 को इसमें अटैच कर देना है। आई बात समझ में? F1 और F2 का रिजल्टेंट हम लोग ले चुके हैं और इसमें F3 को अटैच कर देना है, इसलिए कि फिर ये सेम डायरेक्शन चला गया, ठीक है, सेम डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर F1 का वैल्यू कितना?
F1 का वैल्यू बोलिए साहब, K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर रूट 2 अब प्लस F3 कितना, K स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। तब जो कॉमन हो उसको निकाल दो, K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा रूट 2 अब प्लस 1/2। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो बस अब जो आए यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब फिर अगर आप चाहो तो आप इसको एक स्टेप और आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो 2√2 + 1 कर सकते हो और ये आपका आंसर हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ में आया? अच्छा फिर देखिए, अगर हम यहाँ पर ये कहें आपको कि अगर ये चार्ज माइनस होता, बाकी सब वही, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं आपको। अगर ये चार्ज माइनस होता, अगर ये चार्ज माइनस होता तो F3 वाला फोर्स किधर आ जाता, इधर आ जाता। आई बात समझ में? बात समझ रहे हो? तब क्या करते साहब, तब क्या करते, F3 इधर आ जाता, तब क्या करते हम इसमें इसको हटा देते, यहाँ जो जोड़े हैं अब ये माइनस हो जाता। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ? इस बात को भी हम लिख देते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, इफ ये चार्ज Q एट पॉइंट B जो आपको दिया हुआ है, अगर ये निगेटिव होता, या क्वेश्चन में ऐसा आपको कर दे कि ये चार्ज निगेटिव है, बात समझ में आ रहा है? तो फिर क्या करना पड़ता साहब, ये आपको जो है F3 आपका इधर आ जाता, तो क्या करते हैं हम लोग कि F1√2 में F3 को माइनस कर देते। जो आपका F1√2 में F3 जुटा है, F1√2 प्लस F3 हुआ है और यही चीज आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता। तो यहाँ पर आप यही चीज जो है देखिए F1√2, तो F1 कितना साहब, K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √2 और माइनस F3 कितना है, KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ पर ये √2 और माइनस 1/2, √2 माइनस 1/2, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ √2 प्लस 1/2 हुआ और इसमें क्या हुआ, √2 माइनस 1/2 हुआ, यही यहाँ पर फर्क हुआ। आई बात समझ में? हाँ, ये बात क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर ये निगेटिव होता तो तब आपका आंसर ये होता, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ डिस्कस हो गया, बात समझ गए? ये क्लियर हो गया। इस फिगर को हटा दें। अब फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। अब आपको हम ये बता रहे हैं कि यह यहाँ पर जो है कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या कोई भी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे चार्ज प्लस Q, यहाँ पे चार्ज प्लस Q, यहाँ पे चार्ज प्लस Q और इसके सेंटर पर चार्ज है कैपिटल Q। सेंटर पर चार्ज कितना है, कैपिटल Q। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि कैपिटल Q चार्ज पर, इस चार्ज पर, कैपिटल Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा किसके कारण, बाकी तीन के कारण, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड क्या हो जाएगा, बराबर होगा। सभी साइड क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड क्या हो जाएगा, बराबर होगा, होगा ना। सभी साइड क्या होगा, बराबर होगा। अब ये बताओ, यहाँ पर अब डायरेक्शन की भी बात होगी, डायरेक्शन को यहाँ पर देखना है। ये बताओ इसके कारण जो यहाँ पर फोर्स लगेगा किधर लगेगा, ऊपर लगेगा।
और इसके कारण जो यहाँ फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बोलो किधर, इसके कारण यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ऊपर ना पक्का, और इसके कारण जो यहाँ फोर्स होगा ये किधर होगा, नीचे लगेगा। फिर से देखिए, इसके कारण यहाँ पर इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, कोई आपत्ति इसमें। और इस चार्ज के कारण जो यहाँ पर फोर्स होगा किधर लगेगा, इधर लगेगा। इस चार्ज के कारण जो यहाँ पर फोर्स होगा किधर लगेगा, इधर लगेगा, कोई आपत्ति इसमें। तो अब यहाँ पर देखो, ये एंगल कितना होगा 120, ये एंगल कितना होगा 120, और ये भी एंगल कितना होगा 120। अब यहाँ पर तीन फोर्स है, इधर मान लिया F1, इधर मान लिया F2 और इधर मान लिया F3। और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो चार्ज है, मतलब सेंटर पर जो चार्ज है उस पर रिजल्टेंट फोर्स को निकालना है। सेंटर पर जो चार्ज है उस पर रिजल्टेंट फोर्स को निकालना है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए, अब इसका एक सब फिगर यहाँ दे देते हैं। जैसे यह जो चार्ज है कैपिटल क्यू चार्ज है, तो तीन फोर्स इस पर लग रहा है, F1 लगा इधर, F2 लगा इधर, और F3 लगा इधर, और आपस में एंगल कितना है 120 का। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ये क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। आप ऐसे भी बता सकते हो, आंसर इस टाइप का क्वेश्चन वेक्टर में डिस्कस किए हैं। कोई भी तीन फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड का 120 डिग्री के एंगल पर लगे तो रिजल्टेंट 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी तीन फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड का 120 डिग्री के एंगल पर लगे तो रिजल्टेंट उसका 0 हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है इस बात को यहाँ पर हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, इसलिए कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी है, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन के लिए भी है, ये क्वेश्चन आपका मैग्नेट के लिए भी है। फर्क यही होगा कि चार्ज को हटा करके यहाँ पर अगर मास दे दें तो आपका ग्रेविटेशन का क्वेश्चन हो गया, चार्ज को हटा करके मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ रख दें तो ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का हो गया। ठीक है, तो यहां जो है पहले तो इस बात को जानकारी रखिए, और यहां पर इसको स्टार मार्किंग में लिख भी देते हैं कि अगर इफ थ्री फोर्सेस, हालांकि फोर्स ही नहीं, ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए बात होगी, ये फोर्स ही नहीं बल्कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए बात होगी। कोई भी तीन वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का, इफ थ्री फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड at an angle of 120 degree to each other, 120 degree to each other, then their resultant will be 0. Resultant will be 0. Resultant कितना हो जाएगा साहब? Resultant will be 0. याद रखिएगा, resultant कितना होगा? 0. तो अब कैसे होगा, यहां पर ये साबित करते हैं इसको, और यहां पर इसको दो तरह से प्रूव किया जा सकता है। एक तो आपका रिजल्टेंट मेथड और दूसरा आपका कंपोनेंट मेथड। रिजल्टेंट मेथड से भी निकाला जा सकता है और कंपोनेंट मेथड से भी निकाला जा सकता है। तो यहां देखिए, सबसे पहले रिजल्टेंट मेथड की बात कर रहे हैं। अब यहां देखिए, सबसे पहले ये बात तो अब स्पष्ट है कि तीनों का जो मैग्नीट्यूड है F1, F2 और F3, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। कोई एक मान लें, इसलिए कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जब भी ये डिस्टेंस होगा तो बराबर होगा।
इसमें कोई आपत्ति तो नहीं। तो ये डिस्टेंस हमेशा मान लो जो भी आर अगर आता है इस चार्ज और इस चार्ज के बीच आर, यहाँ के बीच आर ही होगा और इसके बीच भी आर ही होगा, जो भी होगा, लेकिन दैट्स योर कि सभी बराबर होगा और तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वह बराबर होगा। तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा या नहीं होगा? बराबर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम जानना चाहें कि F2 और F3 का रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, इस दोनों का रिजल्टेंट, तो कोई भी दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालना हो तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला ले लेना है। कौन सा फॉर्मूला लेना है? रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस जो भी दोनों के बीच का एंगल हो। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट लेंगे, तो रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 मान लेते हैं F और इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला साहब F1 का मॉड होता है यहाँ, मॉड का स्क्वायर, F2 का मॉड का स्क्वायर, F1, ये डायग्राम आपको पता है, F1 उसके बाद कॉस। अब एंगल कितना है भाई? 120 है और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, कोई एक लिया जा सकता है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो F1 का मॉड, F2 का मॉड, F3 का मॉड सभी क्या है? बराबर है। F1 ले लें तो चलो ठीक बात है। अब छोटू बोला तो हम F1 ले लेते हैं। तो F1 का स्क्वायर 2F1 स्क्वायर और cos 120 -1/2 cos 120 माइनस हाफ, ये हो गया इससे साफ। अब ये प्लस और माइनस ये भी पूरे हो गया साहब, देख लीजिए। तो रूट अंडर F1 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर F1 और FR कितना आ गया साहब? F1 मतलब ये रिजल्टेंट किसका निकाले हम लोग? F2 और किसका रिजल्टेंट निकाले? किसका रिजल्टेंट निकाले? F2 और F3 का। तो F2 और F3 का रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर ही आएगा। F2 और F3 का रिजल्टेंट दोनों के बीच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो ये 120 है, तो ये भी 60 होना चाहिए और ये भी 60 होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए? अब आपको मिल गया कि ये F1 आ चुका है। ठीक है, तो जब इस दोनों का रिजल्टेंट अब F1 आ गया और नीचे आपका F1 था ही, तब इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए साहब? ऊपर भी F1 नीचे भी F1, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना? ऊपर अगर प्लस तो नीचे माइनस, मैदान साफ। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? तो F2 और F3 का रिजल्टेंट हम लोग निकाल के देख लिए कि ये F1 आया और नेचुरली बीच में ही होगा, इसलिए कि F2 और F3 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। बात क्लियर हुआ या नहीं? समझ गए? तो एक तरीका इसका ये हुआ, ठीक है, रिजल्टेंट मेथड हुआ। ठीक है, और एक और तरीका इसका देख लीजिए। ये डायग्राम तो बनाया हुआ ना आपका, ये डायग्राम बताना है। ठीक है, यहाँ देखो दूसरा तरीका देख लीजिए, पहले ध्यान से देखिए। इधर एक फोर्स था, दूसरा इधर था, तीसरा इधर था। अब जो मानना आपको मानिए, F1 मानिए, इसको F2 जो माने हैं वही मानेंगे हम लोग, और F3 माना। ठीक है, और यहाँ पर जो है सभी एंगल कितना है साहब? 120 120 120। ठीक है, सभी एंगल कितना है? 120 120 120 का। तो यहाँ पर देखो कंपोनेंट मेथड से इसको कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा पहले इसको लिख लीजिए फिर डिस्कस कर लेते हैं। अब आइए इसका नेक्स्ट मेथड, कंपोनेंट मेथड। अदरवाइज नहीं, टाइप तो भी हम लोग टाइप 1 ही चल रहे हैं, है ना। अदरवाइज ये इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड
कंपोनेंट मेथड कि रिजल्टेंट 0 कैसे होगा, इसके लिए कंपोनेंट मेथड, और कहीं भी रिजल्टेंट को निकालने का जो है कंपोनेंट मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये तो F1 आपका नीचे है ही, F2 है इधर। अच्छा ये बताओ, जैसे F2 अगर इधर है और इसका हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना चाहें, पहले तो ये बताओ ये पूरा कितना 120 है, ये कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, तो जब ये 60 हो गया तो इसको कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। तो ठीक बात है, ये 60 हो गया, ये 30 होना चाहिए। चलिए इसको नहीं लिख रहा है, अब ये 120 पूरा वाला हटा देते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, अब यह आपके पास है F2, ये क्या है F2 है। अब इसका दो कंपोनेंट लेंगे, एंगल की तरफ कंपोनेंट क्या होता है F2 cos 60 और इधर कितना होगा F2 sin 60। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये एंगल की तरफ इधर cos लेता है ना, F2 cos 60 इधर और F2 sin 60 इधर। या अगर ये 30 लेके करना चाहो तो उसके आधार पर क्या होगा, देखो जैसे अगर ये 30 ले लें, आइए जिधर से आपको सुविधा हो, अगर ये 30 ले लें 60 हटा दे, 30 ले लें तो 30 के हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, देखो अगर ये कंपोनेंट लेना चाहें F2 cos 30 और इधर F2 sin, और बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पहले क्या था देखो, तो sin 60 था, अब आ गया cos 30, तो sin 60 कितना √3/2 और cos 30 भी कितना बराबर बात हो गया ना, आई बात समझ में। यहाँ पहले आपका क्या था sin 60 था, तो sin 60 और cos 30 बराबर है, और ऊपर आपका क्या था पहले cos 60, तो cos 60 और sin 30 दोनों बराबर है। तो आप जो एंगल लेकर के अच्छा लगे, जैसे कंफर्टेबल फील करिए, उसके आधार पर कंपोनेंट तोड़ सकते हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब फिर इसके बाद यहाँ देख लीजिए, जैसे ये 60 है, ये कितना हो गया 30 हो गया, और जो एंगल लेकर के कंपोनेंट लेना हो सिर्फ वही रखिए, बाकी बात आप नहीं समझिए, हम तो मिटा देते हैं, तो मिटाओगे कैसे, ठीक है। और ये 60 होगा तो ये 60 हो गया, तो ये 30 हो गया ना, आई बात समझ में, इधर cos इधर sin। अब यहाँ देखो, तो अब यहाँ पर 30 के हिसाब से बताओ कंपोनेंट, इधर बताओ कितना होगा F3 cos 30 और इधर F3 sin कितना 30 ना। अब यहाँ देखो, इधर F2 cos 30 और F3 cos 30 दोनों क्या होगा, मैदान साफ हो जाएगा। क्यों साफ हो जाएगा, बराबर और विपरीत है, क्योंकि ये आपको पता है कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये आपको पता है कि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर है। ये बराबर और विपरीत, इसका तो मैदान साफ हो गया। तब इधर वाला फोर्स बच कितना गया आपके पास, उस दोनों को जोड़िए, F2 sin 30 F3 sin 30, कोई तकलीफ इसमें। अब ये बताओ, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसको हम लोग F1 मान लें, तो ये F1 हो गया sin 30 कितना, हाँ, ये भी F1 हो गया sin 30 कितना, हाँ, तो F1/2 और प्लस F1/2 दोनों मिला करके 2F1/2 तो हो गया कितना, F1 हो गया। तो देख लो, इस दोनों को जोड़ के कितना मिला साहब, F1 मिला, ठीक है। इस दोनों को ऐड करके कितना मिला, अब इसका एक सब फिगर इधर ले लेते हैं, इधर तो नीचे F1 है ही, और ऊपर मिला कितना F1 मिला। ये दोनों तो पहले ही साफ हो गया, और ये भी साफ हो गया। जब F2 का कंपोनेंट ले लिए तब F2 भी नहीं रहा, और F3 का जब कंपोनेंट ले लिए तो F3 भी नहीं रहा। जब किसी भी चीज का कंपोनेंट ले लेते हैं तो फिर वो खत्म हो जाता है। कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ, टुकड़ा। जब दो टुकड़ा किसी चीज का कर दिए, जैसे मान लो इसका दो टुकड़ा कर दिए, एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर कर दें, मैं उसका जान जा रहा है,
तो अगर इसका 2 टुकड़ा कर दिया तो क्या बचले ना गया? बात समझ गए? चलो ठीक बात है। तो अब F1, तो ऊपर F1 और नीचे F1, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना? रिजल्टेंट फोर्स कितना? ऊपर भी F1 और नीचे भी F1, तो एक प्लस तो और एक माइनस, बाकी मैग्नीट्यूड निकाल ही चुके हम लोग दोनों का F1। मैदान साफ हो गया। आई बात समझ में? तो ये कौन सा मेथड हुआ? ये कौन सा मेथड हुआ? ये हुआ कंपोनेंट मेथड। और इसके पहले कौन सा मेथड था? रिजल्टेंट मेथड था। आई बात समझ में? तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? डायग्राम बना चुके आप लोग? नहीं बनाया डायग्राम? ये क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपका ये स्क्वायर है और आपको जो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है इस चार्ज पर निकालना है, कैपिटल क्यू चार्ज पर। किस पर निकालना है? कैपिटल क्यू। और ये कहां पर प्लेस्ड है? सेंटर पे, है ना। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स किस पर साहब? कैपिटल क्यू ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू, kept at the center of the square, है ना। स्क्वायर के सेंटर पर जो चार्ज है आपका कैपिटल क्यू, इस पर निकालना है। तो बोलो साहब, अब पहले डायरेक्शन देखना है। ये देख लेना है कि कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है। तो बोलो साहब, इसके कारण इस पर फोर्स किधर? नीचे। हाथ का इशारा दो। इसके कारण इस पर किधर? नीचे। चलो ठीक बात है, ये मान लिया F1, क्योंकि ये भी प्लस रिपल्सन होगा। ठीक बात है। अब इसके कारण इस पर फोर्स किधर? ये भी नीचे, इसलिए कि अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर जो है ये इधर हो गया, तो यहाँ पर मान लिया इसको F2। अब फिर बताओ, इसके कारण इस पर फोर्स किधर? इधर रिपल्सन होगा, इधर। चलो मान लिया इसको हम F3। अब ये बताओ, इसके कारण इस पर फोर्स किधर? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन रिपल्सन तो समझ गया ना? आज जवान आदमी इतना सा तब समझ में आना चाहिए। ठीक बात है। तो माइनस क्यू के कारण यहाँ पर चार्ज, इस चार्ज पर इधर, तो F3 प्लस F4। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? बात समझ में आया या नहीं? इधर F3 और ये F4 है, तो F1 प्लस F2 इधर और F3 प्लस F4 इधर, मतलब 2 फोर्स इधर, 2 फोर्स इधर। अब तो फिर पहले तो इस दोनों का हम लोग मान निकाले F1 प्लस F2 का। तो पहले तो ये बताओ कि F1 का वैल्यू कितना होगा? F1 मान लो हम इसके कारण मान रहे हैं, इसके कारण, तो ये बता सकते हो ना कि ये डिस्टेंस कितना होगा? A√2/2, तो A/√2 हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? तो सेंटर से सबका डिस्टेंस तो इतना ही होगा। तो F1 का वैल्यू बताओ तो साहब, कैपिटल Q इंटू Q और नीचे डिस्टेंस कितना? A/√2 का होल स्क्वायर, तो Q नीचे A²/2, तो ये 2 पर कर दे, 2KQ और नीचे A²। बोलो कोई तकलीफ है? F1 हुआ इतना, और इसके कारण यहाँ पर F2 जो है ये भी कितना? ये भी तो इतना ही होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये भी उतना ही दे दीजिए, 2KQ और नीचे A²। और फर्क क्या होगा कि माइनस होगा, तो माइनस से यहाँ कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड लेना हमको। तो ठीक है, तो आई बात समझ में? माइनस से यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा, अभी दे देते हैं। अब ये बताओ साहब, F3 कितना? F3 कितना? क्या इतना ही होगा या फर्क आएगा? F3 किसके कारण साहब? इसके कारण इस पर, स्मॉल q के कारण कैपिटल Q पर F3 है, तो F3 भी आपका इधर ही है। और यहाँ भी जो हम लोग कंसीडर करेंगे कूलम्स लॉ के हिसाब से,
तो K इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और नीचे क्या बोलो डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो फिर वही हो गया a/√2 का होल स्क्वायर, तो वही चीज आ जाएगा ना 2kq अपॉन a स्क्वायर। और F4 भी कितना 2kq अपॉन a स्क्वायर। तब इसमें खास बात ये आया कि सभी का जो मैग्नीट्यूड आया, सभी का मैग्नीट्यूड बराबर आया। कोई आपत्ति इसमें? सबका मैग्नीट्यूड क्या आया? बराबर आया। तो कोई एक मान ले, क्या मान ले? जो बोले तुम लोग के बाल बच्चेदार आदमी जो बोलेगा वही मान ले। F1 मान ले। अच्छा चलो F1 मान लेते हैं, ठीक बात है, बात समझ गया। तो अच्छा अब ये बताओ कि यहाँ पर ये F1 है, अब ये इधर है, ये इधर और ये इधर, दोनों मिलकर के इधर इसको खींच रहा है और दो फोर्स आपका इधर है। अच्छा ये बता सकते दोनों के बीच एंगल कितना होगा? दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 होगा। ए स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर का डायगोनल जो है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, इसलिए देखिए ये सिचुएशन होगा और यहाँ पर एंगल 90 बनेगा। बात समझ में आया? स्क्वायर का डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। अब ये बताओ कि यहाँ पर F1 प्लस F2 और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों मिला करके मान लो इसको मान लेते हैं FR1, दोनों मिला करके FR1 मान लिया और इसको मान लेते हैं FR2। आपत्ति कोई इसमें? तो दोनों को जोड़ देंगे तो FR1 कितना हो गया बताओ तो? FR1 जरा बताओ तो, FR1 कितना? ये जब लोग निकाले हैं ना, इसको दो बार जोड़ेंगे या दो से गुना करें, एक ही तो बात है ना। 2kq अपॉन a स्क्वायर प्लस 2kq अपॉन a स्क्वायर, इसका मतलब सीधा दो से गुना कर लेना ज्यादा अच्छा है, अपॉन a स्क्वायर। बोलो साहब कोई दिक्कत है? ये हो गया FR1 और उसी तरह से ये बताओ FR2 कितना हो जाएगा? इतना ही होगा और क्या? क्या अंदर होगा क्या? ठीक है। अच्छा अब अगर हम ये कहें कि इस दोनों का रिजल्टेंट बताइए, इस दोनों का रिजल्टेंट बताइए, तो FR1 का भी मैग्नीट्यूड है और FR2 का भी मैग्नीट्यूड तो बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है साहब? बराबर है। इसका मतलब FR1 का मॉड बराबर FR2 का मॉड। तो अब इस दोनों का रिजल्टेंट मतलब फाइनल रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज किस पर? कैपिटल क्यू पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, तो क्या करोगे साहब? FR1 FR2 दोनों बराबर, मतलब ये भी मिलकर के ये 50 है, ये 50 है, रिजल्टेंट बताओ। वो तो क्या √2 लगा देना, इसमें √2 को लगा देना, 4kq अपॉन a स्क्वायर और √2। ये बिल्कुल फाइनल आंसर हो गया। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? समझ में आया या नहीं आया? ये क्लियर हो गया? तो आज इतना ही क्या छोटू? अच्छा चलो ठीक है, तो आज इतना ही। और हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी, और अगर बिल्कुल आपको फायदा हो रहा हो तो क्या करना है? तो फिर ठोको लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।